राहुल जब बोलता है कि हमने हर्षित को नहीं मारा है, तभी विजय बीच में कहता है, राहुल अगर तुमने हर्षित को नहीं मारा था तो उसके मर्डर के बाद तुम और तुम्हारे दोस्त क्यों भाग गए थे शहर छोड़कर। विजय की बात सुनकर राहुल का चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़े जाने पर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसका पीला पड़ा चेहरा देख विजय आगे कहता है, क्या हुआ राहुल, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? डर लग रहा है क्या? अभी से ही? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ बताना है। देखो राहुल, ये तो हमें पता है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने ही अर्शित को मारा है किसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। अब मुझे बस ये जानना है कि तुमने हर्षित के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करा। वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने दोस्त की ही जान ले ली? इतना बोलकर विजय राहुल की आंखों में घूरते हुए कहता है, देखो राहुल, पहले तुम पुलिस से बचकर निकल गए थे, लेकिन अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। और अगर भाग भी गए तो वो जानवर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि तुम हमें सब सच बता दो। सच बताकर जेल जाओगे, लेकिन सच नहीं बताया तो हम तुम्हें जानवर के हवाले कर देंगे। और तुम्हें पता ही होगा वो जानवर कितनी बेरहमी से लोगों को मारता है। विजय इतनी देर से बोले जा रहा था, लेकिन राहुल ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था। ये देखकर विजय थोड़ा गुस्से में कहता है, राहुल, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच्चाई बताओगे या फिर मैं अपनी तरीके से तुमसे सच्चाई का पता लगाऊं? इतना सुनने के बाद भी राहुल कोई जवाब नहीं देता है। जब राहुल कोई जवाब नहीं देता है तो विजय गुस्से में उसके पास आता है और पूरी ताकत से उसके गाल पे एक चांटा लगा देता है। चांटा लगते ही राहुल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। राहुल की नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन विजय को अभी भी उस पर तरस नहीं आता और वो राहुल को उसके गिरेबान से पकड़कर उठाते हुए कहता है, राहुल, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहते हो? अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो। विजय की बात का राहुल पर कोई असर नहीं होता है और वो चुप ही रहता है, कुछ नहीं बोलता है। ये देख विजय को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सीधे हाथ का घूंसा बनाकर राहुल को मारता है, लेकिन घूंसा राहुल के लगे उससे पहले ही भीमा आके विजय को पकड़ लेता है और राहुल से दूर करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो साहब आप? साहब, अगर इसको ऐसे ही मारोगे तो ये तो बिना कुछ बताए ही मर जाएगा। भीमा की बात सुनकर भी विजय का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो भीमा की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगता है। विजय को अपने आपे से बाहर होता देख केशव जी उसके पास आते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ विजय, मैं इस राहुल से सच्चाई का पता निकलवाता हूँ। केशव जी की बात सुनकर विजय थोड़ा शांत होता है। विजय के शांत होने के बाद केशव जी राहुल के पास जाकर उससे कहते हैं, देखो राहुल, तुमने मेरे भाई को मारा है, इस चीज़ की सज़ा तुम्हें ऊपर जाके मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हम सबको सच सच बता दो। अगर तुम हम सबको सच बता दोगे तो हम वादा करते हैं कि उस जानवर से तुम्हारी जान बचाएंगे। केशव जी की बात सुनकर राहुल जोर जोर से रोते हुए कहने लगता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई केशव जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने ईगो में आके अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर डाला जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता होगा। राहुल को बोलता देख विजय उसके पास आता है और उसके पास आकर कहता है, राहुल, ये तो हमें पता है कि तुम लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। अब तुम हमें बस ये बताओ कि तुमने हर्षित के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा क्यों था, और ये ब्लैक फिगर क्या है?
हमें सब कुछ सच सच बताना, तभी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। विजय की बात सुनकर राहुल अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। आज से 15 साल पुरानी बात है, जब हम दोस्तों ने अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करनी शुरू करी थी। हम सब दोस्त अपने अलग अलग कामों में बिजी हो गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, हम लोगों का मिलना भी बहुत कम हो गया था। बस हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, पे हम दोस्त थोड़ी बातें कर लिया करते थे। एक दिन ग्रुप में हरीश का मैसेज आता है। वो एक पार्टी रखता है जिसमें वो सारे दोस्तों को बुलाता है। सबको हैरानी तो होती है, आखिर ये किस चीज़ की पार्टी दे रहा है हरीश। और हमने उससे पूछा भी था कि ये पार्टी किस चीज़ की है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि ये एक सरप्राइज़ है, जब तुम पार्टी में आओगे तभी पता लग जाएगा क्या सरप्राइज़ है। हम दोस्तों को मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए हमने भी सोचा पार्टी के बहाने दोस्तों से भी मिल लिया जाएगा। इसीलिए फिर किसी ने और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे और सब पार्टी में जाने के लिए मान गए। संडे का दिन तय हुआ पार्टी करने के लिए। पार्टी हरीश के ही घर पर रखी गई थी और सारे ही दोस्त आए थे पार्टी में। वहाँ सारे दोस्त आपस में मिले, खूब एंजॉय करा। खूब एंजॉय करने के बाद जब सब थक गए तो हरीश ने तेज़ आवाज़ में कहा, तो क्या दोस्तों आप तैयार हो उस सरप्राइज़ को देखने के लिए जिसके लिए आज ये पार्टी दी गई है? हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। सबकी हाँ सुनकर हरीश कहता है, ठीक है, बस 2 मिनट रुको। इतना कहकर हरीश पार्टी हॉल से निकलकर एक कमरे की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो कुछ बॉक्स जैसा लेके आता है जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था। वो उस बॉक्स जैसी चीज़ को वहीं एक मेज पर रख देता है और हम सब की तरफ देखने लगता है। तभी हर्षित उससे कहता है, और कितना सस्पेंस बनाओगे, जल्दी खोल के दिखाओ ना क्या है इसमें। इतना सुनकर हरीश उस लाल कपड़े को हटाता है और लाल कपड़ा हटते ही सबको दिखाई देता है एक कांच का बॉक्स जिसके अंदर कोई किताब रखी हुई थी। बड़ी ही अजीब सी किताब थी, बिल्कुल काली। हरीश बहुत ही आराम से उस किताब को उस बॉक्स में से निकालता है और हम सबको दिखाते हुए कहता है, ये रहा मेरा सरप्राइज़। उसके हाथ में एक किताब देखकर हर्षित कहता है, ये तो एक मामूली सी किताब है, इसमें सरप्राइज जैसी तो कोई भी चीज़ नहीं है। हर्षित की आवाज़ सुनकर हरीश एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, बेशक ये किताब बाहर से देखने में तो तुम्हें नॉर्मल किताब लग रही होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस किताब की सच्चाई बताऊंगा तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। हरीश की बात सुनकर विकास कहता है, अच्छा ऐसा क्या है इस किताब में, इधर आओ तो मैं दिखाता हूँ इस किताब में क्या है। उसकी आवाज़ सुनकर हम सब उसके पास चले जाते हैं। जब उस किताब के पास जाकर देखते हैं तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, पर हम उसे गौर से पढ़ते हुए कहता है, ब्लैक फिगर, अबे ये कैसा नाम है बे, लग रहा है किसी किताब का नहीं बल्कि किसी मूवी का नाम है। हरीश उसको चुप करते हुए कहता है, सुनो तुम सब, ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि ये एक काले जादू की किताब है और इस किताब में ऐसी ऐसी चीज़ लिखी हुई हैं जिन्हें अगर हम करने में कामयाब हो गए तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो। इतना बोलकर हरीश उस किताब के 2 या 3 पन्ने पलटता है और एक जगह पर रुकते हुए कहता है, देखो दोस्तों, यहाँ पर यह विधि लिखी हुई है और अगर हम इस विधि को करते हैं तो इसका ये फ़ायदा होगा, जिसके भी ऊपर हम इस विधि को करेंगे वो हमारे काबू में हो जाएगा। और भी बहुत सारी विधि हैं इस किताब में जिन्हें हम करते हैं
तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर वो कुछ और पन्ने पलटता है और एक जगह पर रुक कर बोलता है, ये देखो, इस विधि से हम पैसा कमा सकते हैं। मतलब इस विधि को करने से हम आत्मा, भूत, चुड़ैल और बुरी शक्तियों को अपने काबू में कर सकते हैं। हरीश की ये वाली बात सुनकर परम कहता है, लेकिन भूतों को काबू में करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें इससे पैसा कैसा मिलेगा? परम की बात सुनकर हरीश मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, पहले हम भूत और पिशाचों को अपने काबू में करेंगे और उसके बाद हम पर अपने पोस्टर लगवा देंगे और उस पोस्टर पर लिखवा देंगे, भूत को घर से भगाने के लिए हमें कॉल करें, और अपना नंबर भी उस पोस्टर पर लिख देंगे। उसके बाद हम जिन भूतों को अपने काबू में करेंगे उन भूतों को हम लोगों के घरों में भेजेंगे, और जब लोग उन भूतों से परेशान हो जाएंगे तो वो बुलाएंगे हमें, और जब हम वहाँ जाएंगे तो उन भूतों को हम वहाँ से आराम से निकाल देंगे, क्योंकि वो भूत हमारे काबू में पहले से ही होंगे और वो हमारी सारी बातें मानेंगे। धीरे धीरे हम शहर के हर घर में भूतों को भेजेंगे, और जितने ज़्यादा लोग भूतों से परेशान होंगे उतने ज़्यादा लोग हमें कॉल करेंगे, जिससे हम हर दिन मोटा पैसा छाप सकते हैं। ये तो हो गई पैसा छापने की बात। अब एक और विधि देखो जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस विधि का नाम है यक्षिणी। अगर हम ये वाली विधि करते हैं तो इससे हमें एक यक्षिणी मिल जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, और तो और वो हमारी हर बात भी मानेगी। जो हम उससे बोलेंगे वो हमारे लिए करेगी, चाहे फिर वो हमारे साथ सोना ही क्यों ना हो। उसकी यक्षिणी और भूतों को काबू में करने वाली बात सुनकर हम सबके मन में लालच आ जाती है, और मैं हरीश से बोलता हूँ, ठीक है, फिर इंतज़ार किसका कर रहे हो? चलो हम ये वाली विधि करते हैं। मेरी बात का हरीश कुछ जवाब दे पाता कि उससे पहले ही हर्षित बोलता है, नहीं यार, ये सब काम ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों का अंजाम बहुत बुरा होता है। हर्षित की बात सुनकर परम उससे कहता है, अबे डरता क्यों है बे? कुछ नहीं होगा हमें। लेकिन हर्षित फिर भी एक ही बात बोलता है, ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन ना तो मुझे पैसा चाहिए और ना ही कोई यक्षिणी, और ना ही मैं इस काम में तुम्हारा कोई साथ दूंगा। उसकी बात सुनकर विकास उसको समझाते हुए कहता है, अबे क्यों प्लान ख़राब कर रहा है यार? यार सब तैयार हैं। इतना बोलकर विकास हम सब की तरफ देखते हुए कहता है, जो जो इन विधियों को करना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर उठाओ। उसकी बात सुनकर मैं, परम, विकास, अनिकेत, हरीश, हम पांचों ही हवा में हाथ उठा देते हैं, लेकिन नितिन और हर्षित अपना हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं। हर्षित और नितिन को हाथ न उठाता देख हरीश हर्षित की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, अबे क्या दिक्कत है तेरी यार? हर काम के लिए तू क्यों मना करता है? हरीश को जवाब देते हुए हर्षित कहता है, मैं हर काम के लिए मना नहीं करता हूँ, मैं बस गलत काम के लिए मना करता हूँ। उसकी बात सुनकर हरीश गुस्से में कहता है, अबे तू क्यों हर बात पे पंडित बनता है? भूल मत, तेरा बाप पंडित है, तू नहीं। और उसके बाद वो नितिन की तरफ देखते हुए कहता है, और ये तेरा पागल दोस्त जो तेरा चेला बना फिरता है, ये भी वही करता है जो तू करता है, जैसे तू ही इसका बाप हो। हरीश की ऐसी बकवास सुनकर हर्षित गुस्से में कहता है, हरीश अपनी हद में रहकर बात करो। मुझे लगता है तुमने कुछ ज़्यादा पी ली है, इसलिए जो भी मन में आ रहा है बके जा रहे हो। मैंने तुमसे बोल दिया है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा इस काम में, तो नहीं दूंगा, बस बात खत्म। हर्षित की बात सुनकर हरीश को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अबे ठीक है, जा निकल, हमें भी तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे सारी विधियाँ, और तू जाके वही कर जो तेरा बाप करता है। लोगों की सेवा के नाम पर उनसे मिली भीख पर जीता है।
हरीश की बात सुनकर हम सब हंसने लगते हैं, लेकिन हरीश की इस बात पर हर्षित को गुस्सा आ जाता है और वह हरीश के बहुत तेज एक चांटा लगा देता है और उसका गिरेबान पकड़कर कहता है, मेरे पिताजी के बारे में एक और लफ्ज़ बोला तो यहीं तुम्हारी जान ले लूँगा। हर्षित को आपे से बाहर होता देख हम उसे हरीश से अलग कर देते हैं। हरीश के वो चांटा इतनी लगा था कि उसके गाल पर हर्षित की उंगलियां छप गई थी। हरीश अपने गाल पे हाथ फेरते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं करा हर्षित, तुम्हारा ये थप्पड़ मैं हमेशा याद रखूँगा, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। हाँ हाँ जा, जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ कैसे सज़ा देगा तू मुझे, और मुझे सज़ा मिलेगी या नहीं ये तो रही बात की बात, लेकिन तुम चारों मेरी बात गौर से सुन लो। अगर इस शहर में इस किताब की विधियों से कोई भी परेशान हुआ तो मैं फ़ौरन पुलिस को बता दूंगा कि ये तुम लोगों का काम है। इतना बोलकर हर्षित नितिन के साथ वहाँ से निकल जाता है। हर्षित तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन शायद उसने हरीश के थप्पड़ मारकर गलती कर दी थी, क्योंकि उसके जाते ही हरीश हम चारों की तरफ देखकर बोलता है, मैं हर्षित का वो हाल कर दूंगा जो ये अपनी ज़िंदगी भर याद रखेगा, और अगर इसको मैंने पालतू कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम भी हरीश नहीं। हरीश की बात सुनकर परम उससे कहता है, भाई आखिर क्या करने की सोच रहा है तू। परम की बात सुनकर हरीश उस किताब को ज़मीन से उठाता है जो हर्षित का थप्पड़ लगने की वजह से उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई थी। वो किताब को उठाता है और उस किताब में एक विधि पर हाथ रखते हुए कहता है, ये वाली विधि लेगी अब मेरे थप्पड़ का बदला। जिस विधि पर वो हाथ रखता है उस विधि के ऊपर एक जानवर बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जानवर जो हमारी जान के पीछे लगा हुआ है। उस विधि को करने का तरीका उस किताब में कुछ ऐसे लिखा हुआ था, अगर किसी इंसान के दिल में चमगादड़ और भेड़िए का थोड़ा थोड़ा खून ठीक रात के 12 बजे 7 दिन तक डाला जाए और इस मंत्र को पढ़ा जाए, वो मंत्र तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो मंत्र उस किताब में ही लिखा हुआ है। ऐसा 7 दिन तक लगातार करने से होगा ये कि जिस इंसान के ऊपर भी ये विधि करी जाएगी वो इंसान धीरे धीरे एक जानवर में बदल जाएगा और वो जानवर उसकी सारी बातें मानेगा जो उसके ऊपर उस विधि को करेगा। यानी एक तरह से वो जानवर विधि करने वाले आदमी का पालतू कुत्ता बन के रह जाएगा और वो विधि करेंगे हम। हरीश की ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर परम कहता है, अबे तू पागल हो गया क्या? हम ऐसी कोई भी विधि नहीं करेंगे जिसमें किसी की जान को कोई खतरा हो। किसी के दिल में खून डालेगा तो वो मर नहीं जाएगा, और अगर नहीं भी मरा तो हम किसी के दिल में खून डालेंगे कैसे? परम की बात पर हरीश बोलता है, वो तू मुझ पे छोड़ दे, उसके दिल में खून डालने की जिम्मेदारी मेरी रही। बस तुम मुझे ये बताओ कि इस काम में मेरा साथ कौन कौन देगा। हरीश की जिद देखकर मैंने उससे कहा, भाई मानते हैं हर्षित ने तेरे थप्पड़ मारकर गलती कर दी, लेकिन इसके बदले में हम इसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। आखिर वो भी तो हमारा दोस्त है ना। मेरी बात सुनकर हरीश कहता है, अबे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम लोगों ने सुना नहीं था क्या? वो जाते जाते क्या बोल के गया था? उसने बोला था, अगर हमारी इन विधियों से शहर के लोगों को कोई भी परेशानी हुई तो वो पुलिस को बता देगा कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। इसका मतलब उसके होते हुए हमारा अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हमने भूत पिशाचों की विधि करके भूतों को अपना गुलाम बना लिया और उन्हें लोगों के घर में भेजा लोगों को परेशान करने के लिए, तो वो हर्षित हमारी रिपोर्ट लिखवा देगा, जिससे हम सबको होगी जेल और हमारा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा।
इसलिए हमें इस हर्षित को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और मैं कौन सा उसको मार रहा हूँ, बल्कि मैं तो उसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ। ये देखो ना, इस किताब में लिखा हुआ है, इस जानवर को कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा, ना इंसान का कोई हथियार रोक पाएगा।